नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह जनता दर्शन किया। उन्होंने प्रदेश भर से आए हर फरियादी की समस्याएं सुनी और निराकरण के लिए अफसरों को निर्देश दिए। और इस दौरान लखनऊ निवासी महिला सीमा ने मुख्यमंत्री से आर्थिक विपन्नता का जिक्र किया और पति द्वारा घर से निकाले जाने की शिकायत की। साथ ही आग्रह किया कि उन्हें घर में रहने की जगह दिलाई जाए। इस पर मुख्यमंत्री ने पुलिस आयुक्त को तत्काल उचित कार्रवाई का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में अपने माता पिता के साथ आए सभी बच्चों को चॉकलेट दी और मन लगाकर पढ़ाई करने को कहा। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री के समक्ष पुलिस, बिजली विभाग के साथ आर्थिक सहायता से जुड़े प्रकरण के भी सामने आए। मुख्यमंत्री ने सभी से मिलकर उनका प्रार्थना पत्र लिया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर प्रकरण की जांच कराकर फरियादियों की समस्याओं को हल कराएं। सूबेदार मेजर द्वारा थाना इकोटेक 3 पर सूचना दी कि अभियुक्त तारिक अनवर वर्तमान तैनाती कमांडेंट ग्रेटर नोएडा और उसकी पत्नी अभियुक्ता रिंपा खातून द्वारा रिंपा खातून के रिश्तेदारों की लड़की को बिना वरिष्ठ अधिकारीगण की अनुमति के अपने आवास पर रखा गया। पीड़िता को वह अपने घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल के लिए लाई थी। इनके द्वारा छोटी छोटी बातों पर पीड़िता को प्रताड़ित किया जाने लगा और मारपीट की जाने लगी, जिस कारण अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। और इस संबंध में थाना इकोटेक 3 पर मेजर सूबेदार के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। थाना इकोटेक 3 पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए अभियुक्त तारिक अनवर और उसकी पत्नी रिया खातून को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल एक मुकदमे में वांछित पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। ये तारिक अनवर नाम का एक कांस्टेबल जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ग्रेटर नोएडा में तैनात है, उसके द्वारा अपने रिश्तेदार की लड़की जिसकी उम्र लगभग 10 वर्ष है, उसे घरेलू सहायक के तौर पे पश्चिम बंगाल से लाया गया था, जिसके साथ मारपीट की गई। मारपीट के दौरान उसे गंभीर चोटें आई और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। दिनांक 14/15 की रात में इनके द्वारा बच्ची के साथ मारपीट की गई थी, जिस पे सीआरपीएफ के सूबेदार मेजर द्वारा तहरीर दी गई और उसके पश्चात पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 2 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में लगभग 2000 करोड़ रुपए की अनुदान राशि सीधे वितरित की। जौनपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत में कुल 3069 आवास स्वीकृत किए गए और इन लाभार्थियों के खातों में प्रथम किस्त की धनराशि भेजी गई और साथ ही स्वीकृत आवासों के प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। आज के इस उद्घाटन सत्र में मेरे साथ यहां पर उपस्थित प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, सचिव भारत सरकार श्री मनोज जोशी जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन से अमित कुमार घोष जी, औषधि महानियंत्रक भारत सरकार डॉक्टर राजीव रघुवंशी जी, सलाहकार उत्तर प्रदेश सरकार श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, चीफ कॉमर्शियल ऑफिसर विप्रो जी श्री राघवेंद्र राव जी,
आज के इस यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव में यहां पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के ही सलाहकार श्री केबी राजू जी, डॉक्टर जीएन सिंह जी, यमुना अथॉरिटीज के सीईओ श्री आरके सिंह जी, उद्योग जगत के हमारे प्रतिनिधिगण श्री सौरभ गर्ग जी, सुनील खुराना जी, जीबी सुब्रमण्यम जी, सीआरएस कंवर जी, श्री योगपाल सिंह जी, श्री ऋषि शर्मा जी, डॉक्टर मनीष राजद, श्री विवेक बीरवान जी, विभव गर्ग जी, राजीव छिब्बर जी, पवन चौधरी जी और इस फील्ड से जुड़े हुए हमारे सभी अन्य सहयोगीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं उत्तर प्रदेश के इस प्रथम हेल्थ टेक कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश शासन की ओर से आप सबके प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित इस कॉन्क्लेव में हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। मैं इसलिए भी आप सबके प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूं कि ये कॉन्क्लेव 19 जनवरी से प्रारंभ होनी थी, लेकिन मुझे 19 जनवरी को एक विशेष कार्यक्रम में दिल्ली में मौजूद रहना है, इसलिए मैंने आग्रह किया था कि अगर 18 जनवरी को इसका शुभारंभ हो जाए तो मुझे भी इस आयोजन में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। और आप सब ने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया। इतने बड़े पैमाने पे आप यहां पर एकत्र हुए और वह भी तब जब कल से आपने देखा होगा कि विजिबिलिटी मॉर्निंग के समय में काफी कम रह पा रही है। उन स्थितियों में भी आप सबकी उपस्थिति हम सबको उत्साहित करती है। मैं इसके लिए हृदय से आप सभी को धन्यवाद देता हूं और आपकी उपस्थिति के लिए आपका अभिनंदन भी करता हूं। हमारे लिए ये कॉन्क्लेव महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इस क्षेत्र का जो सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है वह उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश यानी 25 करोड़ की इस आबादी के साथ ही अगल बगल के जो राज्य हैं वहां की भी और देशों की भी स्वास्थ्य सुविधाओं का भार भी उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में भारत सरकार के साथ मिलकर के पिछले 8-9 वर्षों के अंदर स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन करने में इसको सफलता प्राप्त की है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने आगे बहुत अच्छा करने का प्रयास किया। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट और निजी क्षेत्र को मिलाकर के कुल 40 मेडिकल कॉलेजेस यूपी में थे और आज उत्तर प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेजेस वर्तमान में
पूरी तरह क्रियाशील हैं। 2 एम्स हैं। लगभग डिस्ट्रिक्ट लेवल स्तर के 100 से ऊपर हॉस्पिटल्स हैं जिनकी जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होते हैं। सीएससी, पीएचसी, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की एक लंबी श्रृंखला हमारे सामने है जो दूर दराज के क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। मैंने जो प्रारंभ में कहा कि 25 करोड़ की आबादी अकेले उत्तर प्रदेश की, और पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के अंदर इस क्षेत्र में हुए व्यापक परिवर्तन के कारण आज लोगों के लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना बहुत आसान हुआ है। याद करिए, प्रधानमंत्री आयुष्मान की सुविधा जब तक नहीं थी, तब तक अगर किसी परिवार में कोई बच्चा बीमार होता था या परिवार का कोई सदस्य बीमार होता था तो पूरा परिवार कांप उठता था। हम लोगों ने 2014 के पहले ऐसे परिवारों को देखा है कि परिवार में कोई बच्चा बीमार हुआ, पूरा परिवार उस बच्चे का उपचार करने के लिए आता था। पैसा समाप्त होता था, उसके बाद उस बच्चे को लेके जाते थे या उस बीमार व्यक्ति को वापस घर लेकर के चले जाते थे, क्योंकि तब न सरकार के स्तर पर कोई सहयोग होता था और न ही उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में स्वास्थ्य की सुविधा इतनी मजबूत ही थी। लेकिन पिछले 11 वर्ष के अंदर स्वास्थ्य की सुविधाओं में हुए व्यापक परिवर्तन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का और मजबूत होना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान के गोल्डन कार्ड की उपलब्धता, आज अकेले उत्तर प्रदेश में 5.5 करोड़ परिवार, 5.5 करोड़ गोल्डन कार्ड हम लोगों ने जारी किए हैं, जिन्हें हम आयुष्मान की सुविधा से 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। जिन लोगों ने आयुष्मान कार्ड की सुविधा का लाभ, अगर वह पात्रता की श्रेणी में आता है और उसे नहीं प्राप्त हुआ तो हमने उसे मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से कवर भी किया है। तमाम ऐसी श्रेणियां हैं जिन्हें हम लोगों ने अन्य सुविधाएं दी हैं, लेकिन हमारा जो स्वयं का सरकारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें हम इस सब के बावजूद भी फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। यानी 5.5 करोड़ हम लोगों ने गोल्डन कार्ड तो जारी किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 25 करोड़ की आबादी में बाकी के लिए सुविधा नहीं है। सभी लोगों के लिए मेडिकल कॉलेजेज हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, सीएससी हो, पीएचसी हो, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो, इन सभी में स्वास्थ्य की सुविधा यहां पर फ्री में उपलब्ध करवाई जाती है। सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध करवाई जाती है। इसके परिणाम भी सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस हुए परिवर्तन का परिणाम है कि मातृ मृत्यु दर को नियंत्रित करने में, शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने में, संस्थागत प्रसव को नेशनल एवरेज के समकक्ष लाने में उत्तर प्रदेश ने सफलता प्राप्त की। कई जनपद उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जिन्होंने ट्यूबरक्लोसिस को पूरी तरह नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त कर ली है। उत्तर प्रदेश के अंदर वेक्टर बॉर्न डिजीज की एक लंबी श्रृंखला यहां देखने को मिलती थी। 15 जून के बाद जैसे ही मानसून आता था तो किसी क्षेत्र में इंसेफ्लाइटिस,
कहीं डेंगू, कहीं मलेरिया, कहीं चिकनगुनिया, कहीं कालाजार, अलग अलग क्षेत्रों में ये सभी हमें देखने को मिलते थे। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इंसेफ्लाइटिस 40 वर्ष में 50,000 बच्चों की मौत उत्तर प्रदेश के अंदर होती है, और 2017 में हम लोगों ने एक साथ मिलकर के इसके खिलाफ अभियान चलाया। अगले 2 वर्ष में इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह से समाप्त। आज 0 डेथ है, 0 डेथ यूपी के अंदर। डेंगू हो, मलेरिया हो, कालाजार हो, चिकनगुनिया हो, पूरी तरह नियंत्रित किया गया है। लेकिन अभी भी जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति को एक स्वस्थ जीवन प्राप्त हो, स्वस्थ दिनचर्या हो, उसके लिए क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। अभी एक लंबी दूरी तय करनी है, और हम इस बात को महसूस करते हैं कि अब हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और भी इस ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को और सार्वभौम स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक नए कदम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसी दिशा से हम लोगों ने कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं, जिसमें यमुना अथॉरिटी में जो वहां पर बनने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ी है। प्रमोट फार्मा पार्क ललितपुर में हमारा विकसित हो रहा है। यूपी गवर्नमेंट की इस दिशा में अपनी एक नई प्रक्रिया हमारी प्रारंभ हुई है। उत्तर प्रदेश यानी हम लोग जब अपने यहां जनपदों में देखते हैं, दूर दराज के क्षेत्र में, अभी मैं देख रहा था यहां पे जो डिवाइस लगाई गई हैं, अलग अलग जो स्टार्टअप अलग अलग लोगों ने या हमारे यूथ ने विकसित किए हैं, स्क्रीनिंग की प्रक्रिया, टेक्नोलॉजी का और उसका स्वयं का स्मार्टफोन या टूल के माध्यम से कैसे स्क्रीनिंग की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके वह इस लक्ष्य को आसानी से अचीव करने में सहयोग कर सकता है। आज उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास बहुत महत्वपूर्ण होंगे, और उस दिशा में मैं सबसे पहले आपको इस बारे में कह सकता हूं कि हम आज जब देखते हैं, मैं मानता हूं आज भी स्क्रीनिंग की प्रक्रिया हम अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से प्रारंभ कर सकते हैं। गांव में बैठा हुआ व्यक्ति, उसको बहुत दूर तक ना आना पड़े, बल्कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में स्क्रीनिंग की व्यवस्था हो जाए कि किस स्टेज में उसको जाना है। हमने इंसेफ्लाइटिस को नियंत्रित करने में सफलता इसलिए प्राप्त की, हमने कहा भाई ये इंसेफ्लाइटिस का ये पेशेंट है, इसको सबसे पहले समय पे इसको डिटेक्ट करो, समय पे उपचार हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के सिंगूर में कई प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया, और इस दौरान उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं क्षेत्र में औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी। प्रधानमंत्री ने राज्य के समग्र विकास पर भी जोर दिया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल
सीवी आनंद बोस जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी सर्बानंद सोनोवाल जी, सुकांता मजुमदार जी, शांतनु ठाकुर जी, संसद में मेरे साथी सौमिक भट्टाचार्य जी, सौमित्र खान जी, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, कल मैं मालदा में था और आज यहां हुगली में आप सभी के बीच आने का सौभाग्य मिला है। विकसित भारत के लिए पूर्वी भारत का विकास, इस लक्ष्य के साथ केंद्र सरकार निरंतर काम कर रही है। कल और आज के कार्यक्रम इसी संकल्प को और अधिक मजबूत करने वाले हैं। इस दौरान मुझे पश्चिम बंगाल से जुड़े विकास के सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मिला है। कल पश्चिम बंगाल से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन प्रारंभ हुई है। बंगाल को करीब आधा दर्जन नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी मिली है। आज 3 और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू हुई हैं। इनमें से एक ट्रेन तो मेरे संसदीय क्षेत्र काशी बनारस की बंगाल से कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगी। इसके अलावा दिल्ली और तमिलनाडु के लिए भी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई है। यानी पश्चिम बंगाल की रेल कनेक्टिविटी के लिए बीते 24 घंटे अभूतपूर्व रहे हैं। शायद गत 100 साल में 24 घंटे में इतना काम नहीं हुआ होगा। साथियों, बंगाल में वाटरवेज के लिए अनेक संभावनाएं हैं। केंद्र सरकार इस पर भी काम कर रही है। या पोर्ट लेड डेवलपमेंट के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी मदद दी जा रही है। थोड़ी देर पहले पोर्ट और नदी जलमार्ग से जुड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है। ये पश्चिम बंगाल के विकास, भारत के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो पिलर है जिनके ऊपर पश्चिम बंगाल को मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और लॉजिस्टिक का एक बड़ा हब बनाया जा सकता है। मैं आप सभी को इन प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जितना हम पोर्ट और उससे जुड़े इकोसिस्टम पर बल देंगे, उतना ही अधिक रोजगार यहां पैदा होगा। केंद्र सरकार द्वारा बीते 11 वर्षों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट की कैपेसिटी एक्सपेंशन पर बहुत बड़ा निवेश किया गया है। इस पोर्ट की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए सागरमाला स्कीम के तहत भी सड़कें बनाई गई हैं। इसका परिणाम आज हम सब देख सकते हैं। बीते वर्ष कोलकाता पोर्ट ने कार्गो हैंडलिंग के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। साथियों, बालागढ़ में बनने वाला एक्सटेंडेड पोर्ट गेट सिस्टम हुगली और आसपास के इलाकों के लिए नए अवसरों का द्वार खोलेगा। इसे कोलकाता शहर में ट्रैफिक और लॉजिस्टिक का
दबाव कम होगा। गंगा जी पर जो जलमार्ग बना है उसके जरिए कार्गो मूवमेंट और बढ़ेगा। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हुगली को वेयरहाउसिंग और ट्रेडिंग हब बनाने में मदद करेगा। इससे यहां सैकड़ों करोड़ रुपए का नया निवेश होगा। हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। छोटे व्यापारियों और ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों को लाभ होगा और किसानों और उत्पादकों को भी नए बाजार मिलेंगे। साथियों, आज भारत में हम मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और ग्रीन मोबिलिटी पर बहुत बल दे रहे हैं। सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन संभव हो सके, इसके लिए पोर्ट, नदी जलमार्ग, हाईवे और एयरपोर्ट्स, इन सभी को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है। इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाले टाइम दोनों में कमी आ रही है। साथियों, हमारी कोशिश ये भी है कि हमारे ट्रांसपोर्ट के माध्यम नेचर फ्रेंडली भी हो। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक नाव से रिवर ट्रांसपोर्ट और ग्रीन मोबिलिटी दोनों को बल मिलेगा। इससे हुगली नदी पर आवाजाही आसान होगी, प्रदूषण की समस्या कम होगी और नदी आधारित टूरिज्म को भी बल मिलेगा। साथियों, भारत आज फिशरीज और सी फूड के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरा सपना है कि पश्चिम बंगाल इसमें देश को लीड करे। केंद्र सरकार नदी जलमार्ग को लेकर अपने विजन में बंगाल को प्रमुखता से सपोर्ट कर रही है। इसका फायदा यहां के किसानों के साथ साथ हमारे मछुआरे साथियों को भी मिलने वाला है। साथियों, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए जा रहे सारे प्रोजेक्ट्स पश्चिम बंगाल की विकास यात्रा को गति देंगे। एक बार फिर आप सभी को इन प्रोजेक्ट्स के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पड़ोस में ही हजारों लोग काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। वहां भी मुझे बहुत कुछ कहना है और शायद लोग उसे सुनने के लिए ज्यादा उत्सुक है। जरा खुलकर बातें वहां करूंगा और इसलिए यहां मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और मैं अगली सभा के लिए आप सबकी इजाजत लेकर के निकल रहा हूं। बहुत फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। कुछ लोग